नमस्कार साथियों, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2020 में पूछे गए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप लोग देखने वाले हैं इमेज के साथ आंसर। ठीक है, इमेज के साथ कोई भी चीजें होती है वो लंबी समय तक याद रहती है। जैसे आपने बचपन में मूवी देखी होगी, वो आपको लगभग याद होगी, लेकिन आपने जो बचपन में कविता पढ़ी थी वो पूरी तरह से याद नहीं हुई। ठीक है, तो आज हम लोग इमेज के साथ देखने वाले हैं और आगे भी जो मैं 2022 का जो कोर्स करवा रहा हूँ उसमें भी मैं इमेज के द्वारा ही पढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे वर्ल्ड मैप मैंने स्टार्ट किया तो उसको भी मैंने वर्ल्ड मैप पर ही जाकर के सारा कुछ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल तो इस लेक्चर में हम लोग जो है 2020 में पूछे गए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि गिलहरी के घर कहलाता है। गिलहरी, ये देख सकते हैं आप, गिलहरी वैसे तो अपना घर बनाता नहीं है। ठीक है, दूसरे के जैसे पक्षी हो या कुछ अन्य जीव हो जो घोंसला बना के रखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, उसी घोंसला में, ठीक है, 50% ये अपना काम करते हैं। जो मुलायम घास रहते हैं उसे ला करके डाल करके फिर अपना जो है घोंसला बना लेते हैं और वो उस प्रकार के घर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट जो है 1947 में पेश किया गया था। ठीक है, पहले ये समझिए बजट क्या होता है। बजट, जैसे कि आप लोगों में से किसी का बर्थडे है 15 तारीख को, सपोज दैट अगले महीने में 15 तारीख को बर्थडे है, तो उन्होंने डिसाइड किया, जिसका बर्थडे है उन्होंने डिसाइड किया कि हमें खर्च जो है बर्थडे में कितना पड़ने वाली है, 1500 से 2000 तक खर्च पड़ने वाली है। ठीक है, तो वो जो आपने हिसाब किया 1500 से 2000 तक पड़ने वाली, केक कितना का आएगा, डेकोरेशन कितना में होगा, वो सारी खर्च जो है वो क्या कहलाती है, बजट कहलाती है, आपके बर्थडे का बजट। ठीक है, उसी प्रकार से देश में जो आने वाले समय में खर्च कहाँ कहाँ किया जाएगा, कितने पैसे किया जाएगा, वो बजट के रूप में पेश करते हैं। बजट कौन पेश करते हैं देश का? तो वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है, तो जब बोला जा रहा है भारत का प्रथम संघीय बजट, तो इसका मतलब कि प्रथम वित्त मंत्री जो होंगे वही बजट पेश किए होंगे। तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, कोई बता सकते हैं? R.K. षणमुखम। R.K. षणमुखम थे, ठीक है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, प्रथम वित्त मंत्री। आप इमेज के द्वारा देख सकते हैं इनको। और इन्होंने जो प्रथम संघीय बजट पेश किया था वो कितने दिनों के लिए किया था? तो 7.5 महीने के लिए। ठीक है, 7.5 मंथ के लिए इन्होंने जो है बजट पेश किया था। कब से कब तक, अवधि भी पूछी जा सकती है, यानी कि डेट पूछी जा सकती है। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 मार्च 1948 तक के लिए इन्होंने बजट पेश किए थे कि इतने समय में हमें इतने रुपये खर्च करने हैं और इन विभाग में खर्च करने हैं, वो कहलाता है बजट। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 इंच बराबर होता है। 1 इंच बराबर क्या क्या होता है? अगर सबसे पहले हम 1 इंच को यहां पर मैं लिखूं, ठीक है, 1 इंच बराबर अगर आप मीटर में जाओगे तो 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर होते हैं। ठीक है, वहीं 1 इंच बराबर अगर आप सेंटीमीटर में जाओगे तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। वही आप मिलीमीटर में अगर जाओगे, ठीक है, वो कितने हो जाते हैं, को बता सकते हो? 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो इनमें से कोई मिला क्या? हाँ, बी नंबर में देख सकते हो आप, 25.4 मिमी, जिसको mm बोलते हैं हम लोग। ठीक, अगर वही मैं बोल दूं कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, सारे स्टूडेंट देखेंगे कौन सही जवाब देता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर पीसी राय थे। सर पीसी राय का पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, ये एक, आप बोल सकते हैं ये एक केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री में बहुत बड़े साइंटिस्ट।
ठीक है, जो भारत में केमिस्ट्री उद्योग की नींव डाली थी। मूलतः ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश के निवासी बोले जाएंगे, क्योंकि वो हिस्सा बांग्लादेश में अभी हो गई है। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, लाइफ एंड एक्सपीरियंस ए बंगाली केमिस्ट। ठीक है, तो बुक का अगर नाम कहीं पर पूछते, पैरामेडिकल में कई बार बुक के भी नाम पूछे जाते हैं, एक बुक तो रहते ही जाते हैं, तो याद रखिएगा लाइफ एंड एक्सपीरियंस ए बंगाली केमिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये बंगाल के थे तो वहां पर बंगाली केमिस्ट के नाम से इन्होंने बुक लिखी है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा रसायन शास्त्री। ठीक है, साथ ही इन्हें 1912 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ इंडियन प्राइज के नाम से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद इन्हें नाइट बैचलर की उपाधि भी दी है। ठीक है, नाइट बैचलर की उपाधि कब मिली है, 1919 में। अच्छा, नाइट हुड की उपाधि किसे मिली हुई है, आप लोग कमेंट में बताना, नाइट हुड की उपाधि किसे मिली हुई है। ठीक है, बताना। जीके का ही क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक, तो ये कौन थे, एक रसायन शास्त्री थे जिसके सम्मान में हमारे पोस्ट विभाग में जो है, इंडियन पोस्ट में देख रहे हैं कि इस प्रकार के टिकट्स भी लगते हैं जो 15 पैसे के थे। अब तो वैसे नहीं लगते टिकट, क्योंकि स्पीड पोस्ट हो जाती है, नहीं तो पहले जो है 15 पैसे 6 पैसे ऐसे करके टिकट्स भी साटे जाते थे कहीं पर, अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू किसी भी चीज को भेजते थे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुरु को औरंगजेब ने मार डालने का हुक्म दिया था। ठीक है, ये क्या आ गया, किस गुरु को औरंगजेब ने, हमारे टाइपिंग साहब ये क्या है, पीछे वाला क्वेश्चन तो ठीक है, ये क्या चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, मिस्टेक हो गई इनसे, पीछे वाले क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे उन्हीं को इसमें भी इन्होंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर, इनको औरंगजेब ने जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया, ये नहीं माने, तो उसके बाद जो है इन पर दूसरा भी इल्जाम लगा करके कि ये पड़ोस वाले राजा का मदद करता है, इसको मृत्युदंड दिलवा दिया। ठीक है, यानी कि मार डालने की हुक्म दे दी। ये जो है सिख गुरु, सिख धर्म के जो गुरु होते हैं उनके 5वें गुरु थे। ठीक है, सिख धर्म के ये 5वें गुरु थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक, सभी को पता होगी। ठीक है, और 5वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर थे। और किस गुरु को मुगल सम्राट ने मृत्युदंड दिया हो या मरवा दिया हो, कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, वो सिख धर्म के कैमे गुरु थे जिनको मुगल सम्राट ने क्या किया था, मृत्युदंड दिलवाया था। उनको भी 2 ऐसे गुरु हैं जिनको मृत्युदंड दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया। बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया। आप लोग कमेंट में तब तक इसका आंसर बताओ, मैं लास्ट में इसका आंसर करूंगा। ठीक है, लास्ट में देखूंगा आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 2020 के पैरामेडिकल में, पंडित नेहरू का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन अगला एकदम उनके उत्तराधिकारी बने। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री के रूप में, ना कि जमीनी जायदाद के रूप में। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री के रूप में बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराधिकारी कहने का मतलब हुआ कि उसके अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने। तो जीत करके आने वाले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो आपके ऑप्शन के अनुसार भी लाल बहादुर शास्त्री होंगे, ये देख रहे हैं। भारत की ये नंबरिंग अगर देखिएगा तृतीय नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, 3rd नंबर के, लेकिन जीत करके आने वाले ये 2nd नंबर के। अब बोलिएगा सर ये क्या लोचा फंसा रहे हो, लोचा ध्यान से सुनिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमने चीन को जो है भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारा दिया था। ठीक है, उसके बाद 1961 में जो चीन के द्वारा जो युद्ध हुई, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुई,
उसमें आप लोगों को पता होगी कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा चीन के द्वारा कब्जा लिया गया। ठीक है, कुछ हिस्सा नहीं, बहुत ही अच्छे भूभाग है, मतलब काफी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है उनका। उनको क्या किया गया, कब्जा कर लिया गया चीन के द्वारा। जब इन बातों की पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चली तो वो बहुत दुखी हुए अंदर से कि हम चीन को इतना भाई समझते थे। वीटो पावर जो है पहले इंडिया को ही दिया जा रहा था। यूएसएसआर जब थे, 5 जब देश मिलकर के यूएनओ का निर्माण कर रहे थे, उसमें जो वीटो पावर था वो बोल रहा था इंडिया की आप ले लीजिए, इंडिया को दिया जा रहा था, चीन को नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उस संगठन को बनाने में पैसे की भी जरूरत पड़ रही थी, तो जो जो वीटो पावर लेते उनको पैसा देना पड़ता उसको बनाने के लिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि हमारे देश अभी आर्थिक कंगाली से गुजर रहा है, अंग्रेज जो है लूट करके गए ही हैं, भूखमरी है यहाँ पर, पैसे की बहुत कमी है, और फिर अगर हम यूएनओ में शामिल होते हैं तो प्रत्येक सालाना हमें ढेर सारे रुपये देने होंगे यूएनओ के स्ट्रक्चर के निर्माण में। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने नहीं लेकर के चीन को बोला कि आप ले लीजिए, आप तो हमारे पड़ोसी रहेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप जो है यूएनओ में आवाज उठाइएगा मेरे हिसाब से या मेरे लिए। तो इंडिया ने चीन को दे दिया, और चीन को कोई दे नहीं रहा था, चीन ने फटाक से ले लिया। अब इंडिया करा कि सर हम दे दिए, लेने दीजिए चीन को ही। तो रूस मान के बोला ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेने दो इसको ही। उसके बाद ने चीन ने ऐसा किया कि अरुणाचल प्रदेश को हड़प लिया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को नागवार गुजरा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कोई भी प्रधानमंत्री हो देश का, ठीक है, देश के अंदर में वो कितना भी घटियापन करे, कितना भी भ्रष्टाचार करे, लेकिन देश के जब बाहर आते हैं तो उसकी इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ देश रहती है। वो अपने बाउंड्री के 1 इंच के बारे में भी इधर उधर नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गहरा आघात पहुंचा, जिसके कारण उनके दिल के दौरा पड़ने पर मौत हो गई। ठीक है, मौत के तुरंत बाद जो है अनाउंस नहीं कर दिया जाता है कि प्रधानमंत्री मर गए, नहीं, दूसरे प्रधानमंत्री को तैयार कर लिए जाते हैं। तो उस समय कांग्रेस में एक जो है अच्छे खासे पद पर थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हर बात को मानते थे, वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, वो कांग्रेस में एक अच्छे नेता भी थे और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। तो जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सोचा कि अगर किसी और को बनाता हूं तो वो क्या करेंगे, पार्टी को घींचने की काम करेंगे, इसीलिए ऐसे आदमी को बनाया जाए। और तत्काल बनाने की, प्रधानमंत्री की तत्काल बनाने की जरूरत थी, क्योंकि हमारे देश में सारा कुछ जो पावर होते हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होते हैं। रक्षा मंत्री युद्ध नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ठीक है, जब तक प्रधानमंत्री का ऑर्डर ना मिले। तो तत्काल जो है गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया। और उसके कुछ दिनों बाद जो है फिर से जो है चुनाव हुई, उसमें जो है आपके लाल बहादुर शास्त्री जी चुन करके आए थे, और इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, तो पता चला आपको कि लाल बहादुर शास्त्री किस प्रकार से उत्तराधिकारी बने और गुलजारी लाल नंदा किस प्रकार से प्रधानमंत्री बने। और हाँ, फिर अगला प्रोसेस भी सुन लीजिए। जब हमारे देश से फिर पाकिस्तान की लड़ाई हुई, पाकिस्तान की लड़ाई में किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई थी, उस समय किस तरह से इंडियन सेना ने पाकिस्तान का मुंह हाथ तोड़ दिया था। जो कश्मीर थोड़ा बहुत जो कब्जा करके बैठा हुआ है ना, आजाद कश्मीर समझ रहा, उसको भी घुस आए थे, उसमें भी हमारी सेना चल गई थी। यहाँ तक कि उसकी जो पंजाब है, पाकिस्तान की जो पंजाब है, उसको भी कब्जा कर लिए थे। लेकिन क्या बताए, ये दोगला अमेरिका और रूस ने पूरा बढ़ाने लगा प्रेशर कि इंडिया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद में बुलाया गया। ठीक है, ताशकंद में बुला करके पाकिस्तान को भी बुलाया गया और बोला दोनों ठो गला मिल लो, दोस्ती कर लो, और पाकिस्तान का जो जमीन ने कब्जा किया है इंडिया, वो लौटा दे पाकिस्तान को। ये लाल बहादुर शास्त्री बोला चीन जो हमारा जमीन हड़पा उसको भी वापस करवाइए। बोला नहीं नहीं, तुम ज्यादा बुझोगे तो हम पाकिस्तान की ओर से तुमसे लड़ने लगेंगे। अब बेचारा क्या करते हैं, मजबूर हो गए। वहां पर इन्होंने क्या किए, दस्तखत कर दिए कि ठीक है, इंडियन सेना जहां है वहां चली जाएगी, इंडिया का जो टेरिटरी है, मतलब जो क्षेत्र है, वहां पर चले जाएंगे, और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उन्हें लौटा दिया जाएगा। और उसी रात इसको खीर खाने के लिए दिया जाता है, और उसी रात इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ताशकंद में ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो पूछा भी जाएगा आप लोगों से कि देश से बाहर, भारत से बाहर किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा अपना यही प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक, तो उस स्थिति में भी अब ताशकंद में मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर इंडिया में फोन करके बताया गया कि ऐसी ऐसी बात होगी। वहां पर जाते हैं, साथ में भी जाते हैं ऑफिसर सब। तो बोला गया कि चुपचाप वहां से ले आइए। ठीक
ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, दुनियादारी कहीं पर भी पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप वहां से ले आई। जब तक एयरपोर्ट पे उतरते तब तक इधर से फिर से गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए तैयार कर लिया गया। एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे तब न्यूज दिया गया कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अब नहीं रहे, नए प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बातें हुई थी। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा तो नहीं, मैं बातें करने लगा। ठीक है, कुछ बातें होती है जो आपको पूरी तरह से समझना होता है, इसलिए हमने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन, 1948 में कौन भारत का वायसराय बना? ये टर्म को पकड़िए, 1948 में भारत का कौन वायसराय बना? अगर पूछा जाता कि 1948 में भारत का वायसराय कौन था तब तो हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप ही जो है हमारे देश के वायसराय बनिए। वो वैसे लॉर्ड माउंटबेटन एक अच्छे अंग्रेज थे जिन्होंने सारा कुछ जो है इंडियन के अनुसार किया। ठीक है, तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना इसे भी थोड़ा सा इज्जत दे दिया जाए और उसे भारत का वायसराय बनाया गया था। ठीक है, 1947 में ही। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 1948 में भारत के वायसराय बना, 1948 में कौन बना? ठीक है, तो 1948 में आकर के माउंटबेटन का कार्यकाल खत्म होता है और 1948 में ही राजगोपालाचारी जी, जो कि भारत की प्रथम वायसराय बोलिए, भारतीय या स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पर माउंटबेटन नहीं होगा, कौन से हो जाएंगे? राजगोपालाचारी हो जाएंगे। बहुत लोग माउंटबेटन मार करके आए थे, खुश हो रहे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं, गलत थी आप लोगों की। ठीक है, हाँ, अगर ये रहता कि 1948 भारत का वायसराय कौन था तब वही हो जाते। ठीक है, लेकिन कौन बना? तो 1948 में थोड़े ना लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन तो जब आजाद हुआ था देश उसी समय बने थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थे किन्होंने, ठीक है, यहां पर होना चाहिए किन्होंने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, या किसने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का लेखन किया? वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक जो है ये आपको एक इकोनॉमिक दृष्टिकोण भी समझाता है। वेल्थ ऑफ नेशन तो सब लोग मनमोहन सिंह को टिक मार के आ गए थे, लेकिन नहीं, ये देख रहे हैं, ये वेल्थ ऑफ नेशन वाली बुक है जो आपको इमेज के द्वारा दिख रही होगी, और इसके जो लेखक है वो कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? एडम स्मिथ हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप द्वीपों का लगभग वर्ग क्षेत्र कितना है? ठीक है, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप आप देख सकते हैं हमारी जो बंगाल की खाड़ी है उसी के सामने जो है लक्षद्वीप है, जो कि कई सारे टापुओं का समूह है। ठीक है, कई सारे टापुओं का समूह है जिसमें छोटे छोटे टापुओं से मिलकर के बना हुआ, और वहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो है वायुसेना की जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ पर हमारी वायुसेना उतरती है और इन क्षेत्रों का निगरानी करती है। और लक्षद्वीप का क्षेत्रफल जो है 32.62 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा क्योंकि 32 इसमें दिया हुआ है, और वर्ग किलोमीटर में भी पूछा गया था। वही आप लोगों से हो सकता है कि अंडमान का पूछ दे अगला बार। अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल है आपको 8249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया था? फर्स्ट वेव को याद कीजिए। कोरोना के फर्स्ट वेव में आपको पता है कि केरल में पहला मरीज मिला था भारत में। ठीक है, चलिए इराक का पुराना नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको होमवर्क में दे रहे, लास्ट में मैं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायरस के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ, ध्यान रखिए, सिटी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। वो कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। इसे ही सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ है, इंग्लैंड में है। अगर आप सपनों का शहर रहता तब तो अपना, अगर मुंबई ऑप्शन में रहता तब तो मुंबई हो जाता, यहाँ पर मुंबई है ही नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। किस देश के सर्वाधिक पड़ोसी देश हैं? चलिए, इसके लिए हमने आपके सामने मैप की व्यवस्था कर दी है और मैप में आप देख सकते हैं ये चीन है। ठीक है, ये चीन, और चीन से लगने वाले देशों की अगर आप संख्या गिनो तो यहाँ पर सबसे पहले भूटान, फिर नेपाल, फिर भारत, फिर यहाँ पर देखोगे तो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद कौन सा आ जाएगा, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, रूस, नॉर्थ कोरिया। उसके बाद इधर आ जाइए तो लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। ठीक है, टोटल 14 देशों की सीमा साझा करती है चीन, और इसी प्रकार से 14 देश के सीमा साझा करने से सर्वाधिक पड़ोसी देश वाला देश चीन बन गया। ठीक है, वही अगर भारत की देखें तो भारत की इधर से हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है 5 से 7 होती है, लेकिन चीन की अगर देखें तो 14 देशों के साथ है, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, चीन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 2019 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला? रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 में जो है, जो हमारे देश के पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, उनको मिला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया, और ये है रेमन मैग्सेस पुरस्कार, आप देख सकते हो। ये किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस के द्वारा। ठीक है, ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये हर एक साल दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये फिलीपींस अपनी पुरानी जो उनके प्रेसिडेंट थे उनके याद में देते हैं। ठीक है, और इसी रेमन मैग्सेस पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में मिलता है, ये पुरस्कार 5 क्षेत्र में मिलता है। गवर्नमेंट सर्विस में जो अच्छे काम करते हैं, पब्लिक सर्विस में जो अच्छे काम करते हैं, लीडर्स जो सोशल लीडर अच्छे काम करते हैं उनको, और अंतिम पत्रकारिता। ठीक है, आर्ट वाले को भी मिलते हैं। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें आपको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, और आपको याद रहना चाहिए इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और ये पुरस्कार एशिया के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ही लिए है। ठीक है, अदर महादेश के लिए नहीं होती है। चलिए, याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मार दीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द अनर्की के लेखक है। ये आप देख सकते हैं पुस्तक है द अनर्की, और इसके जो लेखक है वो है विलियम, यहाँ पर देखिए, विलियम डे रिम्पल। ठीक है, यहाँ पर डे रिम्पल दे दिया गया था, लेकिन पूरा नाम इसका है विलियम डे रिम्पल। ठीक है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा सोचने लगा। ठीक, तो शॉर्ट नाम भी दे दिया जाता है, कई बार आपको पूरा नाम याद रखने होते हैं। ये बुक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, छपाक मूवी की नायिका है। नायिका किसे कहते हैं, नायिका का इंग्लिश अगर देखें तो एक्ट्रेस। ठीक है, एक्ट्रेस, एक्टर और एक्ट्रेस, किसी भी मूवी में एक्टर होते हैं जो मेल के मुख्य पात्र को निभाते हैं, और एक्ट्रेस होते हैं जिसे हिंदी में नायिका बोलते हैं, वो फीमेल के मुख्य पात्र को निभाते हैं। अब बात आती है छपाक मूवी। छपाक मूवी लक्ष्मी अग्रवाल नाम के एक लड़की पर आधारित है। उस लड़की के जीवन पर आधारित है, जिन्हें कुछ मनचले लड़कियों ने एसिड फेंक करके उनके फेस को देख सकते हैं कितनी बदसूरत बना दिया। ठीक है, उसी पर दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस हैं उस मूवी में। छपाक मूवी का जो है करवाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए नंबर, मार दीजिए, छपाक मूवी। और आप लोगों से हो सकता है कि अगले बार एग्जाम में ये पूछ दे कि छपाक मूवी किसके जीवन पर आधारित है, तो लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये शायद देखिए लास्ट क्वेश्चन नहीं, बट लास्ट में है, जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जमैका का राष्ट्रीय खेल जान के सभी लोग जल पोलो में टिक मार दिए थे, क्योंकि जमैका देश का नाम पहली बार सब लोग सुने होंगे। सही बात है कि नहीं, कमेंट में बताओ, सभी ऐसे किए थे कि नहीं किए थे। लेकिन आपको पता होनी चाहिए जमैका का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, क्रिकेट ही है। ठीक है, जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। अच्छा, हॉकी कहाँ की है, हॉकी कहाँ की है, बता सकते हैं कोई, भारत की। ठीक है, बेसबॉल कहाँ का है, बेसबॉल, चलो आप लोग कमेंट में बताओ, जल पोलो और बेसबॉल ये दोनों किन देशों के हैं, ए करके
ठीक है, 19 देना सबसे पहले, उसमें ए करके आंसर बताना है, सॉरी ए का तो बता दिए हैं, बी करके आंसर बताना और सी करके आंसर बताना है, क्या होगा, देश का नाम लिखना है। ठीक है, जल पोलो और बेसबॉल कहाँ खेला जाता है, जरूर नाम लिखिएगा आप लोग, मैं कमेंट देखूंगा सबका। ठीक है, जिसका बेहतर होगा उसका मैं पिन कर दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय T20 मैच जो है 2005 में खेला गया। ये PM 2020 में भी पूछा गया, अगेन PM 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बतानी है कि ये तो T20 है, T20 क्या होता है, T20 फॉर्मेट क्रिकेट में होती है 20 ओवर वाली क्रिकेट। ठीक है, 20 ओवर गेंद फेंकी जाती है या 20 ओवर तक बैटिंग करने वाली क्रिकेट आप इसे मान सकते हैं। 6 गेंद का 1 ओवर होता है, 6 गेंद अगर सही से फेंका जाए तो उसे 1 ओवर माना जाता है, और इसी प्रकार से टोटल 20 ओवर की ये खेल होती है। ये स्टार्ट हुई थी 2005 ईस्वी में। ठीक है, आपको इसका भी कमेंट बताना है कि कौन कौन से टीम खेली थी प्रथम अंतरराष्ट्रीय T20 मैच। और हो सकता है कि अगले बार आप लोगों को पूछ दिया जाए कि IPL की शुरुआत कब हुई, या नहीं तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ICC वर्ल्ड कप कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार पैरामेडिकल पगलेट हो गया है, कुछ भी पूछ देता है जीके में। ठीक है, कहीं से भी पूछ देता है। ये तो 2020 का था, 2021 का लाऊंगा तब देखिएगा आप लोग कितना मतलब हट के पूछा है। बिहार है बिहार का, लेकिन चला गया अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका का भी स्टेट का नाम पूछ दिया है। तो अगला जो इससे नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलने वाली है, उसके लिए आप लोग कमेंट में बताना है कि ये पार्ट कैसा लगा आप लोगों को। ऐसे ही इमेज दे दे करके बताओ ताकि हमेशा याद रहे, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। मैं जल्द ही वो आपको सेकंड पार्ट भी देने वाला हूँ, यानी कि 2021 वाला देने वाला हूँ, और फिर जब शुरू करूंगा 2010 से तो 2019 तक का आपको सभी जीके मैं दे दूंगा। उसके बाद साइंस की बारी आएगी तो साइंस पे मैं दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ क्या ये वीडियो मजा आया। अच्छा, एक होमवर्क दिए हुए थे जिसका बोले थे कि लास्ट में बताएंगे। अच्छा हाँ, ये होमवर्क दिए हुए थे। इसका पुराना नाम जो है इसका ये है मेसोपोटामिया। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता है। उसके बाद जो है अपना सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो आपको बताना है, यहाँ पर एक और होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, बता तो दिया, लेकिन एक और होमवर्क दे रहा हूँ। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है कितनी पुरानी है उसकी ईस्वी आपको बतानी है, यानी कि डेट बतानी है। क्या बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।